जो पूर्ण संसार को क्रियाशील बनाए रखता है। संप्रेषण का शिक्षा जगत में अभूतपूर्व योगदान है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक संप्रेषणकर्ता जो शिक्षण संबंधी सूचनाओं को संप्रेषित करता है वह पुस्तक, श्यामपट्ट एवं सहायक सामग्री माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा छात्र उन संप्रेषण को माध्यम के द्वारा ग्रहण कर अधिगम करते हैं। इस प्रकार शिक्षा में संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से कक्ष में प्रभावी संप्रेषण की स्थापना। प्रभावी अध्यापक वही होता है जो संप्रेषण कला में निपुण होता है, परंतु वे सफल तभी माने जाते हैं जब उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को छात्र आसानी से समझ सकें। अध्यापक एवं छात्र दोनों ही सफलता के पीछे संप्रेषण माध्यम अहम भूमिका का निर्वाह करता है। संप्रेषण के माध्यम द्वारा ही संप्रेषण का अस्तित्व निर्भर होता है। जितनी उपयुक्तता तथा सशक्तता संप्रेषण माध्यम में होगी, संप्रेषण की प्रक्रिया और परिणाम उसी मात्रा में अच्छे होंगे। संप्रेषण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर उसे और अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकता है। ऐसे ही कुछ शैक्षिक तकनीकी उपकरणों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं जिनका उपयोग करके शिक्षक कक्ष में प्रभावी संप्रेषण की स्थापना कर सकता है। श्रव्य साधनों का प्रयोग करके यूजिंग ऑडिबल मीडिया। शिक्षक अपने शिक्षण में विभिन्न श्रव्य उपकरणों जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग कर शिक्षण को रोचक तथा संप्रेषण को प्रभावशाली बना सकता है। श्रव्य माध्यमों के प्रयोग से शिक्षक अपनी बात को आसानी से बच्चों को समझा सकता है, क्योंकि एक संप्रेषण सफल तभी होता है जब प्रेषक द्वारा कही गई बातों को प्राप्तकर्ता आसानी से समझ ले। दृश्य माध्यमों का प्रयोग करके कक्षा संप्रेषण में ऐसा भी संभव है कि जब संप्रेषण प्रक्रिया के लिए मात्र दृश्य उपकरणों जैसे श्यामपट्ट पर चित्र, ग्राफ, आकृति बनाना एवं लिखना, मॉडल, चार्ट, ग्लोब आदि का प्रयोग किया जाए, जिसके माध्यम से छात्र संप्रेषित सूचनाओं तथा ज्ञान को ग्रहण कर सके। विद्यार्थी किसी भी संप्रेषित सामग्री को पढ़कर तथा देखकर अपनी दृश्य इंद्री का प्रयोग करके कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार चार्ट, नियंत्रित मानचित्र, ग्राफ आदि चित्रात्मक सामग्री, मॉडल, नमूने आदि के रूप में दिखाई दी जाने वाली दृश्य सामग्री तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकों के रूप में उपलब्ध सामग्री संप्रेषण प्रक्रिया में दृश्य माध्यम के रूप में काम में लाई जा सकती हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण की प्रभावशीलता दृश्य एवं श्रव्य साधनों के समन्वय पर निर्भर करती है। कक्षा शिक्षण में कई बार ऐसा होता है कि जब शिक्षक एवं छात्र दोनों श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण प्रक्रिया में रत हों, तब जब शिक्षक कक्ष में प्रयोग एवं परीक्षणों का प्रदर्शन कर रहा होता है तो साथ ही साथ अपने व्याख्यान, वर्णन एवं स्पष्टीकरण कौशल के माध्यम से अपने संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, और ऐसा तभी संभव है जब वह दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में कुशल हो। एक शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में टेलीविज़न, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर आदि के साधनों का प्रयोग करके संप्रेषण प्रभावशाली बना सकता है। बहु इंद्रिय माध्यम का प्रयोग करके ज्ञान इंद्रियां संप्रेषण का अमूल्य साधन है। जितनी अधिक इंद्रियों के सहयोग से संप्रेषण क्रिया कार्यरत रहेगी, उतनी ही सफलता संप्रेषण के परिणाम स्वरूप संप्रेषणकर्ता तथा ग्राहक को प्राप्त होती रहेंगी। कक्षा संप्रेषण में भी अगर शिक्षक तथा छात्र द्वारा अधिक से अधिक संज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा का उपयोग करते हुए संप्रेषण प्रक्रिया गतिमान रखी जाए तो अधिक प्रभावशाली परिणाम सामने आ सकते हैं। जन संपर्क माध्यम का प्रयोग करके जब संप्रेषण प्रक्रिया में दो से ज़्यादा व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण हेतु शिक्षक द्वारा विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, मुद्रित सामग्री, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं तथा इंटरनेट और वेबसाइट पर आधारित अति आधुनिक माध्यमों की सहायता ली जा सकती है। पत्राचार पाठचर्या के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत से शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जा रही है। उसमें इस प्रकार के जनसंपर्क माध्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। बहुमाध्यम का प्रयोग करके किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में जब बहु विविध साधनों एवं माध्यमों का प्रयोग इस तरह व्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से किया जाए कि उनके उपयोग द्वारा संप्रेषण अधिक से अधिक प्रभावी बन सके, तब यह माना जा सकता है कि संप्रेषण में बहुमाध्यम उपागम का उपयोग किया जा सकता है। बहुत से मुक्त विद्यालयों
ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय इग्नू आजकल अपने सुदूर स्थित विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण हेतु बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग भलीभांति किया जा रहा है। विदेशों में बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें उन्नत किस्म के इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर जनित संप्रेषण को लेकर बहुमाध्यम का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा हेतु सुविधापूर्वक किया जा रहा है। अनुदेशात्मक संप्रेषण विशेषताएं। यह छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षक छात्र संप्रेषण के लिए अवसरों एवं चुनौतियों में कंप्यूटर के प्रयोग में वृद्धि करता है। इसके द्वारा विद्यालयों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसके माध्यम से विभिन्न भिन्न भाषा वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकी के प्रयोग द्वारा एक साथ कई छात्रों के संप्रेषण स्थापित किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षक निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से कर सकता है। इसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षक को रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकता है। संप्रेषण प्रतिमान। सामान्यतः प्रतिमान शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिमान यानी मॉडल, किसी आदर्श के रूप में, किसी बड़ी वस्तु के छोटे आकार के रूप में। किसी आदर्श को सामने लाने के लिए प्रतिमानों का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे व्यक्ति या विद्यार्थी उन आदर्शों का अनुकरण करके उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के छोटे आकार को प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इंजीनियरों को किसी डैम या बांध की रूपरेखा तैयार करनी है तो वो पहले उस बांध का प्रतिमान अर्थात छोटे आकार के रूप में बनाकर पहले उसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, फिर उसका बड़ा रूप देखेंगे। संप्रेषण प्रतिमानों का मुख्य कार्य संप्रेषण की जटिल गतिशीलता को सरल बनाना है, जिससे संप्रेषण प्रक्रिया में सक्रिय तत्वों को अच्छी तरह से समझा जा सके। संप्रेषण प्रतिमानों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का अर्थ एवं लक्ष्य एक ही होता है, संप्रेषण में प्रभावशीलता लाना। अन्य प्रतिमानों की भांति संप्रेषण प्रतिमान भी निर्माणकर्ताओं के उद्देश्य एवं विचारों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसके लिए किसी नियम की स्थापना जटिल है। जब कोई भी संदेश किसी भी माध्यम द्वारा कहीं भी प्रेषित करना होता है तो संप्रेषक को स्वयं संप्रेषण के रास्ते, भाग्य, खतरे, सुविधाएं, प्रभाव एवं प्रामाणिकता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद संप्रेषक अन्य संदेश के लिए वही मार्ग चयनित करता है। यदि इस कार्य में उसे सफलता मिलती है तो वह उसी मार्ग का चयन अन्य संदेशों के लिए भी करता है। संप्रेषण प्रतिमानों के प्रकार। विश्व के अनेक संप्रेषण विशेषज्ञों ने अपने अपने संप्रेषण प्रतिमान को विकसित किया है। अरस्तु का संप्रेषण प्रतिमान, लॉसबेल का प्रतिमान, बेरलों का प्रतिमान, सानन व बीबर प्रतिमान, डांस का प्रतिमान, बेकर का प्रतिमान, श्रम का प्रतिमान, विनिमय प्रतिमान एवं इकोलॉजिकल प्रतिमान। अरस्तु का संप्रेषण प्रतिमान। संप्रेषण प्रक्रिया में किसी एक वक्ता का होना अनिवार्य होता है जो श्रोताओं के सम्मुख रखने योग्य विचारों की रचना करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विद्वान अरस्तु के इस विचार को स्वीकारते रहे। अरस्तु ने संप्रेषण प्रतिमान में एक छोर पर वक्ता को तथा दूसरे छोर पर श्रवणकर्ता को रखा। संप्रेषण में केंद्रीय भूमिका के लिए उपयुक्त तर्कों से पूर्ण वक्ता को चुना गया। वक्ता से तर्क, तर्क से वक्तव्य, वक्तव्य से श्रोता। अरस्तु ने इस प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रूप में परिलक्षित होती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभ वक्ता से होता है। वक्ता अपनी भावनाएं एवं दृष्टिकोण होते हैं। वक्ता अपने भावनाओं तथा दृष्टिकोणों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। उचित संप्रेषण के लिए वक्ता अपने दृष्टिकोणों तथा विचारों को उचित प्रकार से व्यवस्थित करता है। उपरोक्त व्यवस्थीकरण को अरस्तु ने तर्क कहा। तर्क, आर्ग्यूमेंट, तर्कपूर्ण संप्रेषण को स्पष्ट एवं शक्तिशाली बनाती है। तर्कपूर्णता संप्रेषण को स्पष्ट एवं शक्तिशाली बनाती है। इन्होंने इस प्रतिमान में वक्ता को सशक्त माना है तथा श्रोता को निष्क्रिय माना है। संप्रेषण को एक तरफा माना है, अर्थात वक्ता से श्रोता की तरफ। लॉसबेल का प्रतिमान। लॉसबेल प्रतिमान को मौखिक मॉडल भी कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक हैराल्ड लॉसबेल ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के प्रमुख तत्व हैं: संप्रेषणकर्ता, सेंडर, संदेश, मैसेज, संप्रेषण का माध्यम, मीडिया और चैनल और कम्युनिकेशन, संदेश प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन रिसीवर। लॉसबेल का संप्रेषण प्रतिमान। संप्रेषणकर्ता, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण प्राप्तकर्ता और प्रभाव।
इस प्रतिमान में संप्रेषण प्राप्तकर्ता, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता तथा संदेश प्राप्तकर्ता पर प्रभाव आदि तत्व सम्मिलित होते हैं तथा ये सभी तत्व संप्रेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तभी संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। इस मॉडल में संप्रेषक ही प्रभावशाली शैली को महत्व दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह असंभव सी बात लगती है। इस प्रकार यह प्रभाव आधारित प्रतिमान है, व्यवहारिक नहीं है। बेरलो का प्रतिमान। बेरलो ने अपना यह प्रतिमान 1960 में प्रस्तुत किया। इस मॉडल को प्रभावशाली संदेश केंद्रित प्रतिमान माना गया है। इस प्रतिमान के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। स्रोत। किसी भी संदेश का स्रोत कोई भी हो सकता है, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं। इस प्रतिमान के स्रोत लचीली प्रकृति के होते हैं। संदेश। इस प्रतिमान को संदेश केंद्रित माना गया है। किसी भी प्रभावी संदेश में उसकी विषय वस्तु संरचना तत्व आदि महत्वपूर्ण होते हैं। माध्यम। इस प्रक्रिया में भी संप्रेषण प्रक्रिया के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता रहती है, जैसे सुनना, देखना, स्पर्श करना, चखना व सूंघना। डिकोडिंग। प्रत्येक संदेश का जो अर्थ निकाला जाता है उसे डिकोडिंग कहा जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। इस प्रतिमान में प्राप्तकर्ता का बहुत महत्व होता है। प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है। किसी माध्यम द्वारा प्राप्त करके प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करता है तथा उस संदेश को समझने योग्य बनाने का प्रयास करता है। बेरलों का संप्रेषण एवं प्रतिमान। स्रोत से संदेश, संदेश से माध्यम, माध्यम से डिकोडिंग, डिकोडिंग से प्राप्तकर्ता। सैनन तथा बीबर का प्रतिमान। सैनन एवं बीबर ने इस प्रतिमान को गणितीय व टेलीफोनिक प्रतिमान भी कहते हैं। इस प्रतिमान के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में संप्रेषण क्यों असफल रहता है। क्लॉड सैनन टेलीफोन अपने कंपनी में इंजीनियर थे। उन्होंने इस प्रतिमान की रूपरेखा बनाई। यह प्रतिमान उनकी टेलीफोन संप्रेषण पर किए गए शोधों पर आधारित है। इस प्रतिमान के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं। स्रोत। वह स्रोत जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। संदेश। वह विषय वस्तु जिसे स्रोत द्वारा वो दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ट्रांसमीटर। वह साधन जिसके द्वारा कोड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में संदेश भेजा जाता है। चैनल व वाहक, जिसके द्वारा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक संदेश ले जाया जाता है। शोर। अन्य सिग्नल जो संदेश के प्रसारण में बाधा डालते हैं। रिसीवर या ग्राहक, प्रसारित सिग्नल को पुनः संदेश में बदलने का कार्य करने वाला तत्व या यंत्र। गंतव्य। डेस्टिनेशन। वह व्यक्ति जो संदेश के प्रसारण के पश्चात संदेश को प्राप्त करके उसका उपयोग करता है तथा उसकी प्रति कोई अनुक्रिया करता है, जैसे सूचना स्रोत, संदेश, ट्रांसमीटर, सिग्नल, चैनल वाहक, प्राप्त सिग्नल, प्राप्तकर्ता और गंतव्य। और चैनल वाहक में शोर भी शामिल होते हैं, है ना, जो उसे बाधा में डालते हैं। इसमें संदेश को ट्रांसमीटर में पहुंचाया जाता है, जहां से सिग्नल के माध्यम से चिन्हों में परिवर्तित कर संदेश के रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। यह मॉडल वैज्ञानिक है। डांस का प्रतिमान। चलो डिस्को उसको सब हो जाएगा इसमें। इस प्रतिमान का निर्माण फ्रैंक डांस ने सन 1967 में किया। इस मॉडल में संप्रेषक एक चक्र के रूप में होता है, जिसका न कोई प्रारंभ और न कोई अंतिम बिंदु होता है। इस प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रतिमान के अनुसार संप्रेषण वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इस प्रतिमान में इस बात पर बल दिया जाता है कि कोई भी संप्रेषण निरंतर चलने वाला होता है, इसे दोहराया नहीं जा सकता है। संप्रेषण के छोटे भाग को किसी दूसरे संप्रेषण के साथ मिलाया जा सकता है तथा संप्रेषण को संचित किया जा सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती। यह प्रतिमान घुमावदार है। बेकर का प्रतिमान। संप्रेषण के इस प्रतिमान का निर्माण बेकर ने सन 1968 में किया था। उनके विचारानुसार संप्रेषण क्रियाओं में संदेश के तत्व एक से अधिक सामाजिक स्थितियों से जुड़े हुए होते हैं। यदि संदेश के इन तत्वों को ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इस संदेश का कोई ना कोई हिस्सा किसी चित्र के लिए होता है। संदेश को छोटे टुकड़ों अथवा भागों में बांटा जा सकता है। इसके कुछ भाग का समय, प्रस्तुतिकरण के तरीकों, सामाजिक परिस्थितियों या उस समय वहाँ विद्यमान व्यक्तियों के अनुसार बदल दिया जाता है। यह प्रतिमान संप्रेषण की जटिलताओं को प्रदर्शित करता है तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों के बारे में वर्णन कर सकता है। इस प्रतिमान में सूचनाओं की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया है। कई बार आवश्यकता से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं तथा कई बार कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। श्राम का अंतःक्रियात्मक प्रतिमान। बिल्बर श्राम ने इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में किया था। इन्होंने सैनन तथा बिल्बर द्वारा प्रतिपादित टेलीफोनिक प्रतिमान में आवश्यक परिवर्तन कर एक नए प्रतिमान का प्रतिपादन किया। इस प्रतिमान के अनुसार संदेश भेजने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला
दोनों ही संदेश के कूटन कोडिंग तथा अकूटन डिकोडिंग का कार्य लगातार करते हैं। इन्होंने संदेश प्रक्रिया में द्विमार्गी हस्तांतरण की कल्पना की। इस प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके द्वारा कोई भी संदेश द्विमार्गी होता है। इस संप्रेषण में प्रतिपुष्टि शीघ्र भी प्राप्त हो सकती है तथा देर भी लग सकती है। इसमें किसी संदेश का कई अर्थ निकाला जा सकता है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों या स्थान पर आधारित होता है। संस्कृति अथवा समुदाय के आधार पर संदेश विशेष का प्रभाव पड़ता है। प्रतिपुष्टि शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार की हो सकती है, जैसे सिर हिलाना, नाक सिकोड़ना तथा हाथ हिलाना आदि। कुछ प्रतिपुष्टियां बिल्कुल अप्रत्यक्ष होती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान इनका कुछ पता नहीं चलता है। विनिमय प्रतिमान। इस प्रतिमान के अनुसार आमने सामने होने वाले अंतःक्रियात्मक संप्रेषण की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। इस संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रतिमान में सभी प्रतिभागियों को एक समान भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से होने वाले अंतःक्रियात्मक संप्रेषण में स्रोत तथा गंतव्य पर उपस्थित व्यक्तियों को बारी बारी से संदेश प्रदान करने वाले तथा संदेश का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की भूमिका निभानी होती है। यह प्रतिमान अंतःवैयक्तिक है। संप्रेषण में सम्मिलित व्यक्ति विशेष के बीच बराबर की साझेदारी बनी रहती है। प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक संप्रेषण के लिए यह बेहतर प्रतिमान सिद्ध हो सकता है, जैसे शाब्दिक लिखित रचना, अशाब्दिक संकेत, हाव-भाव, रेडियो, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। संप्रेषण का इकोलॉजिकल प्रतिमान। डेविस फोल्गर ने सन 2004 में इस प्रतिमान का प्रतिपादन किया। इसे लेस-बेल का प्रतिमान का विकसित रूप कहा जा सकता है। लेस-बेल द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान में 5 तत्वों या गतिविधियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन इकोलॉजिकल प्रतिमान में जिन 5 घटकों को विकसित किया गया है वे निम्नलिखित हैं। संदेश पैदा करने वाले संदेश और भाषा एवं माध्यम, संदेश उपयोगकर्ता, संदेश ग्रहणकर्ता पर प्रभाव। डेविस फोल्गर के सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा एक साधन के रूप में जिसके आधार पर संदेशों का निर्माण एवं उपयोग संभव हो पाता है। माध्यम के अनुसार ही भाषा का स्वरूप होता है। जैसा माध्यम होता है, संदेश का निर्माण एवं उपभोग की प्रकृति वैसे ही होती है। उपभोगकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कभी संदेश सृजनकर्ता की तो कभी उपभोगकर्ता की भूमिका के रूप में परिवर्तित होती रहती है। माध्यम के चयन का अभ्यास विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करके ही सीख सकते हैं। माध्यम का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे साथ संप्रेषण करने वाले किस माध्यम में अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण कर रहे हैं। संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसका चयन, निर्माण एवं विकास व्यक्ति स्वयं ही करते हैं। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ और ये रहा अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज। आप इसे भी देखिए आराम से और बताइए वीडियो कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाएं और लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना बहुत मेहनत का काम है यार। इसलिए लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को अगर आप नए हैं। अगर पुराने भी हैं तो और दूसरों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं यार, ठीक ना। मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतना तो बनता है यार हक। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ।